सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 2 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप में से ही कुछ छात्रों ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे यह जानने का प्रयास किया कि सर, लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय पढ़ाया नहीं गया है और दूसरा अध्याय पढ़ाने की आप बात कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपका पहला अध्याय अब पाठ्यक्रम से हट गया है, इसलिए सीधे हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों, लोकतंत्र क्या है, यह कोई नया विषय वस्तु नहीं है। यह आप क्लास 6, 7, 8 हर क्लास में कहीं न कहीं इस शब्द के मायने पढ़े हैं, जाने हैं। लेकिन अब आप चूँकि कक्षा 9 में हैं, अब आप सीनियर स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, इसलिए आपको लोकतंत्र को थोड़ा बृहत्तर अर्थों में समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, इस अध्याय में आप ये देख रहे हैं कि 2.1 लोकतंत्र क्या है। इसमें थोड़ा सा पहले अध्याय की बातों की चर्चा की गई है, बताया गया है, इसलिए हम इसको छोड़ते हुए ये देखेंगे कि एक लिंग 2 मैडम की क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक प्रकार से कहानी है जिसको आपको स्वयं पढ़ना है। हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा से सीधे इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में यदि सरकारों की बात की जाए, शासन व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो वो 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपके इस अध्याय में समझाया गया है। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, यानी सरकारों का 2 स्वरूप आपको इसमें पढ़ना है। अब लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके भी 2 रूप हैं। एक जो कि प्रत्यक्ष तरीके से चुनी जाती है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपकी क्लास में तो संभव है, यदि मॉनिटर का चुनाव करना हो तो वहाँ पर 1-2 बच्चे यदि मॉनिटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बाकी के बच्चे प्रत्यक्ष रूप से हाथ उठाकर अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में यह संभव नहीं है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हों और अपना नेता या जनप्रतिनिधि चुन सकें, क्योंकि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बहुत ही विशाल है। और कमोबेश विश्व के हर देशों में भी यह बात लागू होती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के आधुनिक समय में संभव दिखाई नहीं देता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है, वह आज सामान्य तौर पर हर लोकतांत्रिक देशों में पाया जाता है। बच्चों, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की हम लोग बात करेंगे तो उसमें सैनिक तानाशाही आती है, सैनिक शासन व्यवस्थाएं, तानाशाही, राजतंत्र, जो कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कही जाती हैं। बच्चों, इस अध्याय में एक तो हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, उसका बृहत्तर अर्थ जानेंगे, और दूसरी तरफ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि शासन या सरकार
का सबसे अच्छा जो स्वरूप है वह लोकतंत्र ही है। तो लोकतंत्र क्या है, अब हम लोग एक सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब यहाँ पर इस परिभाषा में बहुत सारी कमियां भी जो है आप देख सकते हैं कि यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर नहीं कर पाती है, क्योंकि म्यांमार यानी बर्मा के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी या नहीं है। पहले अध्याय में पिनोसे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि वो राज परिवारों में जन्म लेने के कारण से उनको यह हक प्राप्त होता है कि वे स्वयं ही शासक बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ शासकों का चुनाव करना ही लोकतंत्र की एकमात्र शर्त नहीं है, क्योंकि ऐसे भी देशों के उदाहरण भी आएंगे जहाँ पर तो शासकों का चुनाव होता है, लेकिन उन देशों को हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कब कहा जाएगा, यानी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं जो कि किसी भी देश में, यानी जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, उन देशों में उन विशेषताओं का होना आवश्यक है या एक बुनियादी शर्त है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक कार्टून दिया गया है, और इस कार्टून में आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका ने इराक में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए वहाँ पर अपने सैनिक भेजे थे, और सैनिक यहाँ पर जो है कि डेमोक्रेसी को स्थापित कर रहे हैं। तो क्या ऐसी डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाएगा या सैनिकों के द्वारा जो है कि जो यह व्यवस्था वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित की जा रही है वो सही होगी? तो आपको ये लगेगा कि नहीं, वास्तव में यह व्यवस्था सही नहीं होगी, क्योंकि जिस देश में डेमोक्रेसी सैनिकों के द्वारा स्थापित होगा वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोगों के विचारों की अवहेलना होगी। अब हम लोग लोकतंत्र की विशेषता देखेंगे। ये सारी विशेषता जो कि परिभाषा में आपको दी गई है, यानी परिभाषा के माध्यम से हम हर एक शब्दों को देखेंगे कि इस परिभाषा पर, जो कि एक सरल परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, तो इस परिभाषा पर कई सवाल खड़े उठते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? दूसरा, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाएगा, यानी कि चुनाव में किन शर्तों का होना जरूरी है? चुनाव तो बहुत सारे देशों में होते हैं, लेकिन क्या उन चुनावों में चुनाव की शर्तों को लागू किया जाता है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या कर सकते हैं, या खुद शासक चुने जा सकते हैं?
चौथा देखेंगे कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं का खींचा जाना, या लोकतांत्रिक सरकारों का उन लक्ष्मण रेखाओं में कुछ नियमों कानूनों में बंधना और उन्हीं नियमों कानूनों के अनुसार काम करना ज़रूरी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग देखेंगे, और एक एक करके हम लोग अब लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। यदि प्रश्न आता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं कौन सी हैं, तो 3-4 प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको आपको समझ लेना जरूरी है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होना चाहिए। तो इसमें आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझना है। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले जो भी होते हैं, जो सरकारें करती हैं, वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए नेताओं के द्वारा, जो MP MLA होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, उनके द्वारा फैसले लिए जाने चाहिए। अब हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट किया, यानी उसी की अगुवाई में वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया। और इसके बाद जनरल मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान की सेना का सेनापति था, उसने खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। और 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह करा करके अपना कार्यकाल भी 5 साल के लिए बढ़वा दिया। तमाम पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने इस जनमत संग्रह यानी इस चुनाव को धोखाधड़ी माना और उसका विरोध भी किया। अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। अब क्या बदला? इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों, यानी जो देश की संसद होती है, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उनको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यानी देश का राष्ट्रपति उन संस्थाओं से ऊपर होगा। और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिसके अधिकतर सदस्य फौजी अधिकारी थे, यानी वे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अपने लोग थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद पाकिस्तान में देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव भी करवाए गए। जो वहाँ पर MP MLA चुन करके आए, उनको कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च जो अधिकार था, यानी प्रमुख फैसले लेने का अधिकार था, वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही था। तो क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? तो यहाँ पर उत्तर होगा नहीं। कि हाँ, तो पहले अर्थों में उत्तर हाँ लगता है, लेकिन जब फैसले लेने की बात आती है तो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो फैसले लेते ही नहीं हैं, तो उनके चुनाव यानी उनके वोट देने का कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वे वास्तविक शासक नहीं हैं और वे फैसले नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक और उदाहरण देखेंगे कि पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका, जैसा कि कार्टून में भी मैंने आपको बताया, अमेरिका की भूमिका जो है अहम थी। तो ऐसे में जो है कि किसी विदेशी शक्ति के द्वारा
किसी देश में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन यदि हो भी जाए तो वो लोकतांत्रिक सरकारें स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं कर पाएंगी, वो विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली ही बनी रहेंगी। तो ऐसे में हम लोग ये जाने इन उदाहरणों के माध्यम से कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, जो पहली विशेषता है वो क्या है, उसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों यानी एमपी एमएलए के पास होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसके लिए एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि चीन की संसद को कवांगो रेममिन दाइवियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, और चीन में हर 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के नियमित अंतराल पर चुनाव होता रहता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति भी नियुक्त करने का अधिकार है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। फिर बात घूम टहल के आ गई कि सब कुछ तो लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ना तो चुनाव स्वतंत्र है ना तो निष्पक्ष है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब इसमें आप एक और बात देखेंगे कि मैक्सिको का भी उदाहरण लेंगे कि मैक्सिको में भी हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव होता है। देश में कभी भी फौजी शासन नहीं रहता, वहाँ पर तानाशाही नहीं होती है, और हर चुनाव में PRI, वहाँ पर एक दल है PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यह एक प्रमुख पार्टी है वहाँ की, वही जो है चुनाव जीतती है। विपक्षी दलों को जो है चुनाव जीतने का कभी भी अवसर नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि जो यह पार्टी है वो चुनाव में हर तरह का हथकंडा अपनाती है। इसके लिए पार्टी बहुत विख्यात है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में आना अनिवार्य कर दिया गया। छात्रों को अध्यापक बताते हैं कि उनके माता पिता इसी पार्टी को वोट दें। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में जो पोलिंग बूथ है उसको हटा दिया जाता है, मतदाता मतदान करने से वंचित हो जाता है। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती है, यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। तो इसको हम लोग जो है कि निष्पक्ष चुनाव तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें यदि किसी देश में होता है तो उस देश को हम लोग या उस देश की सरकार को, वहाँ की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। इसमें कुछ और भी बात देखिए कि चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक विकल्प भी नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कब होगा? जबकि कई दल होंगे और वो स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से मैदान में खड़े होंगे। जनता को जो है वोट देने का पूरा अधिकार होगा कि वह जिसको चाहे उसको वोट दे। तो जब एक ही पार्टी है और जनता के सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है किसी दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी के लोगों को चुनने का, तो वह चुनाव कैसे लोकतांत्रिक माना जाएगा, कैसे स्वतंत्र माना जाएगा और कैसे निष्पक्ष माना जाएगा? तो लोकतंत्र की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए।
ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तीसरी विशेषता लोकतंत्र की हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। यानी तभी हम लोग जो है किसी भी देश के चुनाव को या किसी भी देश की सरकार को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, जहाँ पर कि हर एक व्यक्ति का एक वोट हो और हर एक व्यक्ति के एक वोटों का एक ही मूल्य हो। अब कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत कहाँ गया। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान करने का अधिकार ही हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके वोटों की कीमत भारतीय मूल के लोग जो कि फिजी में रहते हैं उनके वोटों के मूल्य से कहीं ज़्यादा है। यानी भारतीय मूल के लोगों के वोटों का मूल्य फिजी के मूल निवासियों से कम है। तो अब आप सोचिए कि क्या इन तीनों उदाहरणों में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लागू होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे में लोकतंत्र की जो तीसरी विशेषता है कि लोकतंत्र में हर एक वयस्क को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को यदि वो देश के नागरिक हैं तो एक वोट देने का अधिकार और उसके एक वोट का एक मूल्य भी होना चाहिए। इसमें कोई जो है कि अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें इराक का एक कार्टून दिया गया है। इस कार्टून को आप देख सकते हैं कि इस कार्टून के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि वहाँ पर जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो लोग जो है कि खुशी मना रहे हैं कि आखिरकार एक वोट एक व्यक्ति हैं का अधिकार मिल ही गया। और यहाँ सद्दाम हुसैन जो कि जेल में बंद हैं वो कहते हैं कि यह मुझे पसंद नहीं था। तो निश्चित तौर पर यह सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाहों पर जो कि वहाँ शासन करते थे उन पर व्यंग है। अब हम लोग अगली विशेषता देखते हैं कि लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। अब देखिए, जिम्बाब्वे में जानु पीएफ दल का राज है। जैसे आपके देश में कांग्रेस ने जो है भारत को आज़ाद करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार से जिम्बाब्वे जो कि 1988 में अल्पसंख्यक गोरों शासन से आज़ाद हुआ था, उसको आज़ादी दिलाने में जानु पीएफ दल का राज था, बहुत ही योगदान था। और आज़ादी मिलने के बाद से ही यही दल शासन कर रहा है। इस दल के जो नेता हैं वो उस देश के राष्ट्रपति मुगाबे, वे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वे भी चुनाव जीतने के लिए कई तरह के गलत हथकंडे भी अपनाते हैं। संविधान में बदलाव करके उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर लिया और सरकार की जवाबदेही को भी कम कर दिया कि सरकार जनता के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेह नहीं है। उन्होंने एक ऐसा कानून भी बनाया जो कि राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को भी सीमित करता है। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है। कहने को तो अखबार स्वतंत्र है,
लेकिन यदि सरकार की वो आलोचना करता है तो सरकारों को वो पत्रकार के वहाँ के जो पत्रकार होते हैं उनको परेशान किया जाता है। न्यायपालिका में जजों पर भी दबाव बनाया जाता है कि वो सरकार के विरुद्ध कोई फैसला न करें। तो जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना, यानी लोग यदि किसी शासक को बार बार चुनते हैं तो यह लोकतंत्र की एक ज़रूरत तो है, लेकिन लोकतंत्र वहाँ पर हो यह जरूरी नहीं है, ये इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक नेता जिसको हम कह रहे हैं वह लोकप्रिय नेता होते हुए भी अलोकतांत्रिक हो सकता है या वह तानाशाह भी हो सकता है। तो ऐसे में यह ज़रूरी है कि जो चुना हुआ नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो लोगों के बुनियादी अधिकारों का आदर भी करे, उनको सोचने की, लोगों को सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। लेकिन आपने देखा कि जिम्बाब्वे में सब कुछ लोकतांत्रिक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह लोकतंत्र नहीं है। तो इसके अलावा कुछ और भी बातें आती हैं कि जो चुनाव जीतता है, जो लोकतांत्रिक सरकारें चुनाव जीतती हैं, उनको मनमानी भी नहीं करना चाहिए और हमेशा लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों, सरकार लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की होती है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि वो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को भी गारंटी दे। तो इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है और ये सारी विशेषताएं जो लोकतंत्र की हैं ये आपके देश में पाई जाती हैं। ये आपके देश भारत में, जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये आपके देश में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन जिन देशों में ये विशेषताएं नहीं हैं शासन व्यवस्थाओं में, उन देशों की सरकार को हम लोग पूर्ण लोकतांत्रिक या वास्तविक लोकतांत्रिक सरकारें नहीं कह सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं, परिभाषाओं का सारांश दिया गया है कि आप लोकतंत्र को फिर से समझें और अपनी परिभाषा में इन 4 चीज़ों को शामिल कर लें कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकते हैं। देखिए आपके देश में हमेशा जो है कभी भाजपा की सरकार बनती है तो कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, सरकारें हमेशा जो है बदलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, इस समय यदि भाजपा की सरकार है तो इससे पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी। तो विभिन्न दल चुनाव लड़ते हैं और उनके जीतने की संभावनाएं बराबर रूप से होती है।
तीसरी बात जो है आप अपने लोकतंत्र की परिभाषा में शामिल करेंगे कि लोकतंत्र सभी लोगों को समान रूप से विकल्प और अवसर भी उपलब्ध कराता है। और अंतिम, इस चुनाव से बनी सरकार यानी लोकतांत्रिक चुनाव से बनी सरकार जो होती है वो संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है, यानी स्वयं वो मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती है। उसमें किसी नेता की इच्छा सर्वोपरि नहीं होती है। उसमें देश के संविधान में जो कानून दिया गया है वो सर्वोपरि होता है और हर एक सरकार उन संवैधानिक कानूनों को मानते हुए उसका आदर करते हुए शासन करती है। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ दी गई है, यदि आपने समझा होगा तो आप इसको निश्चित तौर पर जो है कि ठीक करेंगे कि कौन सी विशेषता किसके साथ लागू होती है। जैसे कि ये पहली विशेषता है, ये भूटान का दिया गया है कि भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो इसको आप मिलाएंगे तो आपका मुझे लगता है कि ये सही होगा कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। भारत से अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यह जो है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। तो बाकी का आप जो है जो 3, 4, 5 है उसका मिलान करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इस चैप्टर का शेष भाग दूसरे दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।